नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल लॉजिक IQ में। आज के हम इस वीडियो में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 7 को कवर करेंगे, जिसमें रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना बताऊंगी। दोस्तों, ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी हर एक एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप SSC, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न संख्या 1 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 करें, यदि J बराबर 17 और N बराबर 13 है तो जूनियर बराबर क्या होगा। दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है और ये प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार कोड के रूप में J बराबर 17 लिखा गया है, N बराबर 13 लिखा गया है, उसी प्रकार जूनियर को कोड के रूप में क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि J बराबर 17 कैसे लिखा गया है, यानी J में ऐसा क्या किया गया है जिससे इसे 17 प्राप्त हुआ है। दोस्तों, अगर आप J देखिए तो J का प्लेस वैल्यू होता है 10 और J का जो अपोजिट होता है वह होता है Q, और Q का प्लेस वैल्यू कितना होता है 17। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे J का संबंध 17 से बताया है, यानी जो लेटर है लेटर का अपोजिट का प्लेस वैल्यू लिखा है। इसी प्रकार अगर देखिए तो यहाँ पे दिया है N और N का अपोजिट M होता है और M का प्लेस वैल्यू 13 होता है, तो इसी प्रकार यहाँ पे N का संबंध 13 से बताया है। तो इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए हम लोग भी जूनियर को देखें तो जो J का अपोजिट होता है वह क्या होता है Q का प्लेस वैल्यू होता है 17, तो हम पहले लिखेंगे 17। फिर है U, जो U का अपोजिट होता है वह होता है F और F का प्लेस वैल्यू होता है 6, तो हम 6 को लिखेंगे। फिर है N का अपोजिट होता है M का प्लेस वैल्यू होता है 13, तो हम 13 को लिखेंगे। फिर है I का अपोजिट होता है R का प्लेस वैल्यू होता है 18, तो फिर हम 18 को लिखेंगे। फिर है O और O का जो अपोजिट होता है वह होता है L और L का प्लेस वैल्यू होता है 12, तो हम 12 को लिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे है R और R का जो अपोजिट होता है वह होता है I और I का प्लेस वैल्यू होता है 9, तो हम 9 को लिखेंगे। यानी जिस प्रकार ये प्रश्न J का संबंध 17 से बता रहा है, N का संबंध 13 से, उसी प्रकार हम लोग भी जूनियर का संबंध बताएंगे 17, 61, 31, 81, 29 और 17, 61, 31, 81, 29 ऑप्शन नंबर ए में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 करें, असंगत विकल्पों का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। ये प्रश्न कह रहे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और इन 4 ऑप्शन में से आपको असंगत पहचान करना है, यानी जो एक ऐसा ऑप्शन होगा जो तीनों ऑप्शन से बिल्कुल अलग होगा, उसी ऑप्शन को पहचान करना है। अगर आप पहले वाले ऑप्शन को देखिए तो इसमें लिखा है टमाटर, दूसरे वाले ऑप्शन में लिखा है भिंडी, तीसरा में पत्ता गोभी और चौथा में खीरा। इन चारों ऑप्शन को देखकर आपको क्या लग रहा है कि जो ऑप्शन ए है टमाटर, ऑप्शन बी है भिंडी और ऑप्शन डी है खीरा, ये तीनों एक प्रकार का क्या है, मतलब सब्जी है, लेकिन जो मतलब ये सब्जी है ठीक, और लेकिन ऑप्शन सी है पत्ता गोभी, जो पत्ता गोभी है ये भी एक प्रकार का सब्जी है, लेकिन ये पत्तेदार सब्जी है। इसीलिए इन चारों ऑप्शन में से बिल्कुल अलग वाला ऑप्शन ऑप्शन सी होगा, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कर विषम की पहचान करें। ये भी जो मेरा क्वेश्चन ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे 4 लेटर दिया गया है और इस प्रश्न का कहना है कि इन चारों लेटर में से एक जो लेटर होगा उन तीनों ऑप्शनों में से बिल्कुल अलग होगा और उसी लेटर को हमें पहचान करना है। अगर आप पहले वाले लेटर को देखिए तो इसमें Z का संबंध 26 से बता रहा है। आप सभी को पता है कि Z का प्लेस वैल्यू 26 होता है, तो यहाँ पे 26 लिखा है। ऑप्शन बी में T का संबंध 20 से, T का प्लेस वैल्यू 20 होता है तो 20 लिखा है। ऑप्शन सी में E का संबंध 5 से, E का प्लेस वैल्यू 5 होता है तो 5 लिखा है। लेकिन अगर आप ऑप्शन डी को देखिए तो यहाँ पे M का संबंध 10 से बता रहा है, जबकि M का प्लेस वैल्यू कितना होता है 13, तो यहाँ पे इसको 13 लिखना चाहिए ना, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल अलग है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न
के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कर ऋषि ने एक लड़के का परिचय उसके चाचा के पिता की एकलौती बेटी के पुत्र के रूप में कराया। वह लड़का ऋषि का क्या है? दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन है ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है और ये प्रश्न कह रहा है कि ऋषि ने एक लड़के का परिचय उसके चाचा के पिता की एकलौती बेटी के पुत्र के रूप में कराया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लड़का बनाएंगे, ये हमारा हो गया लड़का। उसके बाद इसमें कौन बोल रहा है? ऋषि। तो हम यहाँ पे ऋषि को आर से सूचित कर दे रहे हैं, ये हो गया ऋषि। ऋषि कह रहा है कि ऋषि ने एक लड़के का परिचय उसके चाचा के पिता, यानी ये जो ऋषि है ऋषि के कौन? चाचा। तो ऋषि के जो चाचा हो गए, इससे एक पीढ़ी आगे के होंगे ना, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं चाचा। उसके बाद बोला जा रहा है कि ऋषि के चाचा के पिता की, यानी ये जो ऋषि के चाचा है इनके पिता, तो इनके पिता भी इनसे एक पीढ़ी ऊपर के जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पिता। और ये ऋषि के कौन है? मतलब ये चाचा के कौन है? ये पिता है। तो ये ऋषि के कौन लगेंगे? दादा लगेंगे ना। उसके बाद बोला जा रहा है कि पिता की एकलौती बेटी, यानी ये जो पिता है इनकी एक बेटी है, तो जो बेटी होगी ये चाचा की कौन होगी? बहन होगी ना। और ये बेटी का पुत्र है कौन? ये लड़का। तो ये जो लड़का बेटी का पुत्र है तो ऋषि का इससे संबंध क्या होगा? यानी जो ऋषि है इसको क्या बोलेगा, यही पूछा जा रहा है। तो क्या देखिए दोस्तों, ये हमारा हो गया कौन? ऋषि। ऋषि के चाचा के पिता, यानी ये जो ऋषि के दादा है, दादा की बेटी है और उनके ये कौन है? पुत्र। मान लीजिए आपके फुआ है और फुआ की बेटा जो है वो क्या लगेगा? इसका भाई ही ना लगेगा। और भाई ऑप्शन नंबर डी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 करें, दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात करें। ये जो मेरा क्वेश्चन ये फिगर काउंटिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है और इस प्रश्न का यही कहना है कि इस फिगर में कुल कितने आयत हैं। अगर आप देखिए दोस्तों इसमें आयत का संख्या, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको 2 आयत दिख रहा है और फिर मान लीजिए ऐसे है ऐसे, तो इसमें कितना आयत होगा? 3 आयत होगा ना। कौन कौन? पहला ये भाग, ओके, फिर ये भाग और फिर ये जो पूरा भाग है ये पूरा तो एक होगा ना। तो यानी इसमें कितना आयत है? 3। तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी, यहाँ पे 4 जगह एक ही जैसा बनाया है ना फिगर। तो अगर हम 3 में 4 से गुना करेंगे तो हमारा 12 आएगा ना। यानी इस आकृति में कुल आयत का संख्या कितना है? 12 ऑप्शन नंबर सी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 करें, वेन आरेख ज्ञात करें। दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन ये वेन डायग्राम से रिलेटेड है। यहाँ पे 3 शब्द दिया गया है, नर, भाई और बेटिया। और इस प्रश्न का यही कहना है कि इन तीनों शब्द से मिलाकर आपको एक वेन आरेख तैयार करना है। तो देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आप ये समझने का कोशिश कीजिए कि यहाँ पे जो शब्द दिया गया है इन शब्द में आपस में कोई रिलेशन है। यहाँ पे है नर और भाई। तो देखिए दोस्तों जो नर होता है, हम सबसे पहले यहाँ पे नर बनाएंगे, और जो नर होते हैं सभी नर तो भाई हो सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, नर के बाहर किसका बनाएंगे? भाई का। ये हमारे हो गए नर और ये हो गए भाई। लेकिन नर का कोई संबंध बेटी से है नहीं ना, और भाई का कोई संबंध बेटिया से है नहीं ना। तो हम बेटी का अलग वेन आरेख बताएंगे ना। तो ये हमारा हो गया बेटी। और ऐसा वेन आरेख अगर आप देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 करें, लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो मेरा क्वेश्चन ये मिसिंग नंबर से रिलेटेड है। यहाँ पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है और इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सा अंक भरा जाएगा यही हमसे पूछा जा रहा है। कभी भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप ये समझने का कोशिश कीजिएगा कि ये प्रश्न 4 और 5 से किस प्रकार 18 ला रहा है, 2 और 9 से किस प्रकार
11। उसी प्रकार हम लोग भी 3 और 5 से एक संख्या लाएंगे जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। दोस्तों अगर आप 4 और 5 से 18 लाने का कोशिश कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो 4 और 5 है इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा। देखिए यहाँ पे कर रहे हैं 4 + 5 जोड़िएगा तो आपका 9 आएगा ना, और 9 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो क्या आपका 18 नहीं आ जाएगा। और यहाँ पे 4 5 का समान 9 18 से बताया है। इसी प्रकार फिर हम 2 और प्लस में 9 करेंगे, इस 2 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 11, और 11 में 2 से गुना कर देंगे तो क्या हमारा 22 नहीं आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे 2 और 9 का समान 22 से बताया है। इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए हम लोग भी 3 + 5 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 8, और 8 में हम फिर 2 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 16, और 16 ऑप्शन नंबर सी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 करें श्रृंखला का अगला संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन है ये सीरीज से रिलेटेड है। यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है और इस सीरीज के लास्ट में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, और इस प्रश्न का यही कहना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास कौन सा अंक भरा जाएगा। सबसे पहले हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि इस सीरीज में एक अंक के बाद दूसरा अंक कैसे प्राप्त किया जा रहा है। यानी 11 से 44, 44 से 143, 143 से 440 और 440 से 1331। इसी प्रकार हम लोग भी 1331 से एक संख्या प्राप्त करेंगे जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। दोस्तों अगर आप 11 से 44 लाने का कोशिश कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि गुने 3 और प्लस में 11 हुआ है। किस प्रकार, अगर आप 11 में 3 से गुना कीजिएगा तो क्या आपका 33 नहीं आ जाएगा, और 33 में 11 को जोड़िएगा तो आपका 34 नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे 34 लिखा है। इसी प्रकार अगर आप 34 से 143 लाने का कोशिश कीजिएगा तो फिर आप क्या कीजिएगा गुने 3 कीजिएगा, और फिर आप 11 को ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 143। 143 से 440 लाने के लिए फिर आपको गुने 3 करना पड़ेगा और प्लस में 11। इस प्रकार हम लोग भी 1331 से एक अंक लाने के लिए पहले 1331 में कितना से गुना करेंगे 3 से। अगर आप 3 से गुना कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 3993, और 3993 में अगर आप 11 को ऐड कर दीजिएगा तो कितना आएगा 4, ये हो जाएगा 10, फिर ये 10, ये 4, यानी 404। यानी इस सीरीज का अगला संख्या क्या होगा 404। 404 ऑप्शन नंबर डी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 करें संबंधित संख्या ज्ञात करें। यानी जिस प्रकार ये प्रश्न 5 का समान 130 से बता रहा है उसी प्रकार हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 6 का समान किस अंक से होगा जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि ये प्रश्न 5 का समान 130 से कैसे बता रहा है। यानी 5 में ऐसा क्या कर रहा है जिससे इसको 130 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे छोटी संख्या यानी 5 और यहाँ पे बड़ी संख्या 130। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या लाने के लिए सबसे पहले आप स्क्वायर या क्यूब ही कीजिएगा। अगर आप 5 का क्यूब कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 125, और 125 में 5 ऐड कर दीजिएगा तो क्या आपका 130 नहीं आ जाएगा। यानी हमें क्या करना है पहले पहली संख्या यानी 5 में क्यूब करना है और फिर इसी संख्या को जोड़ भी देना है तो संबंधित संख्या प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम फिर क्या करेंगे 6 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना आएगा 216, और 216 में हम इस 6 को जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हम 5 को जोड़े थे ना, तो इसमें संबंधित संख्या 6 है ना, तो 6 को जोड़ेंगे।
अगर आप 216 में 6 जोड़िएगा तो आपका आएगा 222 और 222 ऑप्शन नंबर सी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन यानी 10 के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 का निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों, ये प्रश्न कह रहे कि यहाँ पे एक वर्ड दिया है पोजीशन, और पोजीशन में जितना लेटर का प्रयोग हुआ है उसमें से किसी एक लेटर का प्रयोग करके इसमें एक वर्ड नहीं बनाया गया होगा, और उसी वर्ड को हमें पहचान करना है। अगर आप पहले को देखिए तो पहला ऑप्शन में है सेशन, और सेशन का एक एक लेटर पोजीशन में मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एस भी है, यहाँ पे ई भी है, फिर डबल एस भी है, फिर आई भी है, ओ भी है, एन भी है, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी को देखिए तो यहाँ पे लिखा है POISE पॉइज, और पॉइज भी है, यहाँ पे पी भी है, ओ भी है, आई भी है, एस भी है, ई भी है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर आप ऑप्शन डी को देखिए तो यहाँ पे लिखा है ओवस लिखा है, यहाँ पे बी है, लेकिन आपको पोजीशन में कहीं भी बी दिख रहा है, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो इस